अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से हैं? चलो जी। कल जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल। सब क्लियर है? चलो जी, बैठते हैं। हम लोग आपको बताएं, सबसे पहले होती थी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते थे जनरल जर्नल में। जनरल जर्नल कैसे बनते थे? ऐसे होता था, डेबिट क्रेडिट डिस्क्रिप्शन होती थी और यहाँ डेट होती थी। डेट लिखते थे, डिस्क्रिप्शन लिखते थे, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखते थे। फिर जनरल जर्नल से हमने बनाना सीखा जनरल लेजर। जनरल लेजर में ऐसे टी अकाउंट्स बनाए जाते थे और एंड पे बैलेंस कैरेट डाउन फाइंड किया जाता था। जनरल लेजर के बाद हम आ गए ट्रायल बैलेंस पर। सही हो गए ना? ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम होता था, क्रेडिट कॉलम होता था, डिस्क्रिप्शन में सारे अकाउंट्स के नाम होते थे। डेबिट, उसके क्रेडिट कहाँ हो रहा है, ऐसे करके सारी डिटेल्स लिखी होती थी। ये हमने ट्रायल बैलेंस से बनाना सीखा। और अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम आ गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों दो तरह की होती है। एक को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एक को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको शॉर्ट करके एसओसीआई, इसे शॉर्ट करके एसओएफपी कह लेते हैं। इनके दो ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं। इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, एसओसीआई को। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं। बैलेंस शीट भी कहते हैं। जो बात आपको नहीं पता वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। यहाँ तक तो सब बच्चों को बातें पता है। अच्छा, अगली बात हमने डिस्कस ये की कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शोज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। परफॉर्मेंस शो होती है बिजनेस की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और मैंने आपको बताया था बच्चों, परफॉर्मेंस पता चलती है आपके ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो टेक्निकली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नेट सेल्स शो की जाती हैं, उसमें से लेस किया जाता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ठीक है, यही फॉर्मेट था ना। इसमें हम ऐड करते थे, इसमें हम ये इसी तरह आप लोगों को याद होना चाहिए, ऐड करते थे अदर इनकम्स और लेस करते थे अदर एक्सपेंसेस। तो हमारे पास आ जाता था नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इन ग्रॉस प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि बिजनेस ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड परफॉर्म कैसा किया है। अगर तो प्रॉफिट ज्यादा है तो अच्छा परफॉर्म किया, और अगर प्रॉफिट्स कम है तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई कंपनी, ठीक है।
ये होती थी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए। तो ये हमारा एरिया कंप्लीट है, ये हमारा एरिया कंप्लीट है। आज हमने डिस्कशन करनी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। आज हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे डिस्कशन करनी है। ठीक है जी। इलियास, इलियास क्या हाल है तुम्हारा, खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा इलियास, तुम्हें मेरे साथ ना लाइन पे रहना है जरा। ठीक है मुझे सर। एक बात बताओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो गुड, याद भी हो गया इसका फॉर्मेट? जी सर, खुद जुबानी लिखा था ना जब एक्टिविटीज कर रहे थे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मकसद था कि कंपनी की परफॉर्मेंस बताना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी का क्या स्टेटस है। कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ। स्टेटस, स्टेटस बताती है, फाइनेंशियल हेल्थ बताती है। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस बत कह लो, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है। अब जी मुझे एक सर। बात बताओ यार, हम कहते हैं ना कि यार ये इस बंदे का बड़ा स्टेटस है, या ये स्टेटस सिंबल के तौर पे कुछ लोग इंसान क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी रख देते हैं कि यार इससे हमारे स्टेटस का पता चलता है, होता है ना अक्सरों का। तो जी सर, किसी बंदे का स्टेटस कैसे पता चलता है? उसके उसके वैल्यूएबल आइटम्स और कैश से। उसके एसेट से पता चलता है। सिंपल बात कर लेते हैं, अगर उसके एसेट्स की, उसकी गाड़ी की, उसके कपड़ों की, उसकी घड़ी की, उसकी मोबाइल की वर्थ ज्यादा है, तो हम कहते हैं इस बंदे की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। ऐसे ही है। जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा मेरे पास दो बंदे हैं, एक है अली, एक है उमैर। ठीक है जी। अली के पास जो एसेट्स है ना, वो है 10 मिलियन के, और उमैर के पास जो एसेट्स हैं वो है कितने के, 5 मिलियन के। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी अच्छी होगी, अली की होगी या उमैर की होगी? अली की। अली की अली होगी। की होगी। अली की होगी। अच्छा चलो, अगर मैं कहूँ कि लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्जे वगैरह लिए हुए हैं, लोन वगैरह लिए हैं, ये फाइनेंशियल हेल्थ। अली के ऊपर जिम्मेदारियां 8 मिलियन की, और उमैर के ऊपर जिम्मेदारियां हैं 1 मिलियन की बस। अब बताओ किसकी फाइनेंशियल हेल्थ देते हैं? सोचो। उमैर की। ये क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन? इलियास कहाँ पे हो? तो एसेट्स में जब लाइबिलिटीज माइनस करते हैं, समझो, एसेट्स में जब लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमने कहा नेट रिजल्ट अली के कितने हैं? नहीं सर, उसने। अली के पास 2 मिलियन है, बचता है पीछे। अली के पास अगर दस जी, मिलियन टू के एसेट्स हैं, मिल बस। उस 10 मिलियन में से 8 मिलियन तो उसने जिम्मेदारियां अदा करने में लगा देने एसेट्स, तो पीछे तो उसके पास 2 मिलियन के जी सर। एसेट्स बचे हैं। ठीक है। रिमेनिंग, लेकिन। तो उसके पास 2 मिलियन के बचे। समझ आ रही है बात? और उमैर के जी पास सर। 4 मिलियन के एसेट्स हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पे कर दे सारी की सारी, तो उसके पास 4 मिलियन के एसेट्स है। तो जी किसकी सर। फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है, किसकी फाइनेंशियल उमेर हेल्थ की बेहतर है? फाइनेंशियल हेल्थ उमैर की बेहतर है। फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है। ठीक है, समझ आ रही है बातें? तो जी सर। अच्छा, आपको पता है एसेट्स इज इक्वल टू, ये नहीं मैंने अभी आपको सिखाया, छोड़ दो इसको। ठीक है। तो खैर, वापस आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज और एक और चीज प्रेजेंट की जाती है, इक्विटी कहते हैं उसे। ठीक है। जी सर। इक्विटी कहते हैं। ठीक है। तो कंपनी के एसेट्स और वो एसेट्स किसने फाइनेंस किए हैं वो बताए जाते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन से एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, इक्विटी। ताकि कंपनी के स्टेटस का पता चले। इक्विटी क्या हो गया? अच्छा, तो कंपनी का स्टेटस, कंपनी की हेल्थ, कंपनी की पोजीशन पता चलती है बाय शोइंग। इक्विटी से कैसे पता चलती है वो मैं बाद में बताऊंगा। बाय शोइंग एसेट्स और लाइबिलिटीज से समझ आ गई ना कैसे फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, वैसे काफी है। बाय जी सर। शोइंग एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पता चलती है एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी शो करने से। बस ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम इसका फॉर्मेट सीख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्या फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ।
फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, इंशाल्लाह तुम लोगों को मजीद समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट, ये आप लोगों ने याद किया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना दो सेक्शंस होते हैं, कि एक सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है एसेट्स का और एक सेक्शन होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। एसेट्स में हम प्रेजेंट करते हैं नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिर टोटल एसेट्स ऐसे शो करते थे। और इक्विटी और लायबिलिटीज में हम पहले इक्विटी लिखते हैं। इक्विटी आता है आपको निकालनी, कैसे आती थी? जी याद है सर। कि भूल? जी सर। कैपिटल प्लस नेट प्लस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। माइनस ड्राइंग। और किसी को याद हो ना हो, तनहा को नहीं भूलती है। जी सर। ठीक है ना? चलो, उसके बाद हम लिखते हैं इक्विटी के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज, और फिर हमारे पास एक और टोटल आ जाता है। दो टोटल्स हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं। एक हम टोटल एसेट्स कंप्यूट करते हैं और एक हम टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कंप्यूट कर लेते हैं। और इस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। इस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 19 हमने करनी है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 19 करनी। मगर एक्टिविटी नंबर 19 करने से पहले मैं आपको एक बात बस रिवाइज कराना चाहता हूँ। आप लोगों को याद है मैंने आपको इन्वेंट्री पढ़ाया था? क्या होता था इन्वेंट्री, जरा बताना। इन्वेंट्री सर, गुड्स को कहते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक हुई हुई हो जो हमने सेल करनी हो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, जो होते हैं फॉर रीसेल गुड। अच्छा, इन्वेंट्री मैंने बताया था दो तरह की होती है। एक मैंने आपको बताया था ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री होती इन्वेंट्री, है, और एक क्या होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और एक होती है क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है, क्या होती है ओपनिंग इन्वेंट्री? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री। हम अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में जो चीज़ लाते हैं, हमारे पास जो सामान रखा होता है, उसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, सही बताया आपने, या हम ये भी कह सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस पीरियड। पिछले पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग इन्वेंट्री कहा जाता है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री वो होती थी जो गुड्स हमारी रह जाती थी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड एट पीरियड एंड। वेरी गुड। ठीक है, अब इसकी ना अपने ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट होती थी, याद है? ओपनिंग इन्वेंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीटमेंट ये है कि हम इसको इंक्लूड करते हैं इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ जी, सेल्स का फॉर्मूला याद है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्लस नेट नेट परचेजेस माइनस माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सब बच्चे लिखते जाओ। इसको हम क्या करते थे, इसको हम एक्सक्लूड करते थे, एक्सक्लूड करते थे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो ना माइनस करते थे ना, जी सर। और ओपनिंग इन्वेंट्री को इंक्लूड करते थे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। वजह 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 क्या थी? इंक्लूड करने की क्या वजह थी, बताओ जरा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स वो होता है जो हमने पे किया है किसी चीज़ के लिए, जो हमने चीज़ें इन्वेंट्री खरीदी थी,
अब जितनी नहीं हमने नहीं नहीं बे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक करवा देता हूँ डेफिनेशन इलियास। जी सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है जो इन्वेंट्री बेची है, जो आइटम्स बेची है, उनकी कॉस्ट क्या थी खरीदने की। जी, उन पे कितना खर्च आया था, मतलब जो हमने वेरी गुड, क्लोजिंग सही है। इन्वेंट्री तो हमारी बच गई है, इसलिए हम उसको उसमें से माइनस करते थे। हाँ, क्योंकि ये बेची नहीं है, जी, ये बिकी नहीं है अभी। तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट ही नहीं है, इसलिए उसमें से बाहर निकाल दो। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री पिछले साल नहीं बेची थी, इस साल बेच लेते हैं, इसलिए हाँ ओपनिंग जी, इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं। ऐड कर। चलो ठीक बताया तुमने। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया ओपनिंग। इसकी जो है ना ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट आप लोगों को पहले से आती है दोनों, कि नहीं आती? मैंने बताई भी है, ये ट्रीटमेंट तो जी आती है। सर। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की ना एक और ट्रीटमेंट है जो तुम लोगों को नहीं बताती, वो मैं आज बताने लगा हूं अभी। इसको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको इंक्लूड करना है इन करंट एसेट। किसमें इंक्लूड करना है इसको? करंट कर एसेट्स में कैसे? इंक्लूड करना है। ये बात याद रखनी है, पहले नहीं पढ़ी हुई तुम लोगों ने, आज सिखा रहा हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की दो ट्रीटमेंट्स याद रखनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री की एक ट्रीटमेंट याद रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओपनिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स से एक्सक्लूड भी करते हैं। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला याद है तो आपको ये पहली दो ट्रीटमेंट्स आती हैं, पहली पहली दोनों की आती हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री में काम खत्म हो जाता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में भी इंक्लूड करना है। ठीक है। देखो, अगर किसी को किसी जगह से बाहर निकालेंगे, उसको किसी ना किसी जगह पे रखना भी तो पड़ेगा, किसी ना किसी जी जगह पर सर। रखना भी तो पड़ेगा। इसको हम एक्सपेंस का पार्ट नहीं बना रहे, तो इसको हम क्या करेंगे, एसेट्स का पार्ट बना लेंगे। देखो, एक मैं जुमला लिख रहा हूँ, ये जुमला तुम लोगों ने याद रखना है टॉपिक नंबर 6 तक पहुंचने तक। जो इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री बिक जाए, बिक जाए का मतलब क्या होता है पता है? जो जो इन्वेंट्री बिक, वो मतलब जो इन्वेंट्री बिक जाए, जो सामान हमने इससे रीसेल पर्पज के लिए लिया था वो बिक गया, ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे उसको। नहीं नहीं, जो इन्वेंट्री बिक जाए वो, याद रखो, इनकम सुनो, भी, सेल्स। बिक जाए वो एक्सपेंस है, जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट। ये असूल याद रख लोगे? जो इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस, जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट्स। जो जो बिक गया उसे इन्वेंट्री सर सेल्स बिक नहीं जाए कहेंगे। वो एक्सपेंस। इन्वेंट्री की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात हो रही है। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो खरीदी है ना, कॉस्ट की बात हो रही है। जो कॉस्ट, सेल भी कहेंगे उस इन्वेंट्री की, जो वो जो बेची है उसकी जो कॉस्ट भी तो होगी ना। फॉर एग्जांपल जी आपने जी परचेज किया ना, आपने फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स खरीदी हैं, 10 आइटम्स खरीदी हैं फॉर रुपीज 10, तो आपकी कॉस्ट भी तो आई है ना 100 रुपीज की। जी क्या सर। ख्याल है? इन जी कॉस्ट की बात हो रही है। इस कॉस्ट में कौन सा प्रोपोर्शन एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा, और कौन सा प्रोपोर्शन एसेट बनेगा, ये बात कर रहा हूँ। ठीक तो हो गया। जो इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस है, और जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट है। ये असूल याद रहेगा। जो बिक जाए वो एक्सपेंस, ये मैं बड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बस ये नजर आनी चाहिए। जो इन्वेंट्री बिक जाए वो, बोलो जो जुमला साथ साथ पढ़ो ना, जो इन्वेंट्री बिक जाए वो, जो इन्वेंट्री बिक जाए वो क्या होता है जो भाई? इन्वेंट्री जो एक्सपेंस। इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस, और जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट। ठीक है, ये याद रखना है सूर। इन्वेंट्री जो बिक जाती है ना, जो इन्वेंट्री बिक जाती है वो तो खर्चा होता है, मगर जो इन्वेंट्री बच जाती है वो एक वैल्यूएबल आइटम आपके पास ईयर एंड पे आ रही है। जो वैल्यूएबल आइटम आपके पास ईयर एंड पे आ रही है, इसलिए आप इसको एसेट बनाते हो। ठीक है। आपने कुछ गुड्स, कुछ अमाउंट, कुछ स्टॉक खरीदा, उसमें से आपने उस सारी अमाउंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, मगर जो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपके पास से बच जाएगी उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स से एक्सक्लूड कर लो। एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है इसको एक्सपेंस में से माइनस करो, क्योंकि जब माइनस आपने करके। सारी इन्वेंट्री को बाय किया था ना,
तो आपने इसको सब के सबको परचेज एक्सपेंस में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। ऐड कर दिया था। मगर जो इन्वेंट्री अनसोल्ड है, जो इन्वेंट्री अनसोल्ड है, जो इन्वेंट्री बच गई है, जो इन्वेंट्री बच गई है, उसको एक्सपेंस में से एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि जो बच जाती है वो एक्सपेंस नहीं होता। तो इसलिए जो बच जाए उसको एक्सपेंस में से माइनस कर दो माइनस कर देंगे। और उसको एसेट्स में ऐड कर दो, उसको एसेट्स में ऐड कर दो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जो इन्वेंट्री परचेज एक्सपेंस सारे के सारा रिकॉर्डेड था, मगर जो इन्वेंट्री वो थी, जो इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट बच गई थी इन्वेंट्री, उसको एक्सपेंस में से एक्सक्लूड कर देंगे, उसको एक्सपेंस नहीं बनाना, क्योंकि वो इन्वेंट्री बिकी नहीं है, इसलिए एक्सपेंस नहीं बनाना। एक्सपेंस तो उस इन्वेंट्री को बनाना है जो बिक जाए, जो बिक जाए वो एक्सपेंस होना है, और जो बच जाए वो क्या बनना है आपका, एसेट बनना है। समझ आ रही है एसेट बात? बन तो जाएगा, जो यस सर। इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस, जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट, जो इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस, जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट। इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री बेच लेंगे ना, ओपनिंग इन्वेंट्री बेच लेंगे कि नहीं बेचेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री बेच लेने की, ओपनिंग इन्वेंट्री बेच लेंगे इस महीने, इस साल, इस इंशाल्लाह। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दी। समझ आ रही है बात? दोनों ट्रीटमेंट्स का लॉजिकली क्लियर हो रहा है। उसके लिए आपको ये जुमला याद होना चाहिए, जो इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस, जो इन्वेंट्री बच जाए वो एसेट। कम से कम 10 दफा दोहरा दिया मैंने ये जुमला। जी सर, कर दी होगा। चलो गुड। तो अब ट्रीटमेंट क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स से एक्सक्लूड करना है। ये तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला आता था तो हमें पता था। अगली चीज, जो इन्वेंट्री बच जाए वो क्या होता है, हमें पता है वो एसेट होता है, तो हमने इसको करंट एसेट्स में भी इंक्लूड करना है, हमने इसको करंट एसेट्स में भी इंक्लूड करना है। बस ये बात याद रखनी। आगे चलें। जी अब सर हम चल। अपने सब अब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए तैयार हैं। एक्टिविटी नंबर 19, एक्टिविटी नंबर 19, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022। ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है 31 दिसंबर 22 का। इन्वेंट्री एज एट 1 जनवरी। अच्छा, ये जो 31 दिसंबर 22 गिवन है ना, अब आपका जो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर है ना, यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड आपको गिवन है वो पूरा 1 साल है। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड पूरा 1 साल का है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 22 को, और ये 31 दिसंबर 22 को क्या हो रहा होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एंड पे बनते हैं ना, ये आपका 31 दिसंबर 2 को आपका ईयर एंड हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री गिवन है ये मुझे कौन बताएगा, यहाँ पे जो इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है तो 1 जनवरी 22 की, ये ओपनिंग इन्वेंट्री इसको मैं कहूँगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसे ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे सर। चलें, वेरी गुड, इसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे, ये ओपनिंग इन्वेंट्री। ड्राइंग्स आपको गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी करंट एसेट होता है कि नॉन करंट एसेट होता है? नॉन करंट एसेट। वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट नॉन करंट एसेट? थोड़ा सर शोर होगा तो थोड़ा माजरत। हाँ, कोई मसला नहीं। करंट करंट एसेट। एसेट, ठीक है। ट्रेड पेबल्स करंट एसेट के नॉन करंट एसेट? करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी, क्या बात है भाई। कैश करंट एसेट नॉन करंट एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट। कैपिटल इक्विटी की आइटम है, ई लिख देता हूँ मैं साथ। इन्वेंट्री एसेट, फर्दर इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इन्वेंट्री एज एट 31 दिसंबर 22, ये कौन सी इन्वेंट्री होगी जो ये इसके साथ? क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। वेरी गुड, चाह गए यार तुम लोग। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 16,000 और नेट प्रॉफिट इज 79,200। ये भी ई लिख रहा हूँ, यानी कि ये इक्विटी की आइटम है। ये ड्राइंग्स के साथ भी मैं ई लिख देता हूँ, यानी कि ये इक्विटी की आइटम है। हमने बनाना है, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 22। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लिखते हो एसेट्स, फिर आप लिखते हो नॉन करंट एसेट्स पहले, फिर हम लिखते हैं करंट एसेट्स,
फिर हम लिख लेते हैं यहाँ टोटल एसेट्स। ये बन जाता है इसका सेक्शन ए। फिर हम हेडिंग देते हैं दूसरी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाई थी, उसमें जो हम्म। ये बाकी की कैलकुलेशन है ये मैंने पहले कर ली थी और बस उसके फॉर्मेट में फिट कर दी थी। ऐसे करना हाँ चाहिए या? ठीक है, जैसे मर्जी कर लो भाई। फॉर्मेट वो जो रुपीस का कॉलम है ना वो सही बनना चाहिए। ठीक बाकी हो, आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता रहता है, उसका वो मसला नहीं। ठीक है। ठीक है, इक्विटी में पहले हम हेड बना लेते हैं इक्विटी का। इक्विटी आपके पास आती है कैपिटल, उसमें ऐड करते हैं हम नेट प्रॉफिट और लेस कर लेते हैं उसमें से ड्राइंग्स। हमारे पास आ जाएगी टोटल इक्विटी। फिर उसमें हम ऐड करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज और लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी, सॉरी ऐड ही करना था। फिर हम ऐड करेंगे करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास आंसर जो है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब देखते जाओ इसको करेंगे कैसे। ये है सबसे पहले फॉर्मेट, और इसको करने का तरीका। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की बच्चों जब आपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी है ना, तो सबसे स्टेप नंबर 1 होगा प्रिपेयर फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे ना पहले, तो फिर आपको मसला होगा। फिर आपने अगले स्टेप में पोस्ट ट्रायल बैलेंस फिगर्स। पहले आपने फॉर्मेट बनाना है। अगर आप ये काम नहीं करोगे, अगर आप पहले फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो आपको इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लें, प्रिपेयर फॉर्मेट, एंड देन ट्रायल बैलेंस की फिगर्स को पोस्ट करें। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों को साथ साथ लेके नहीं चलना, साथ साथ लेके चलोगे तो गलतियां करोगे। तो फॉर्मेट जब बन जाएगा ना, फिर आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब आपके पास आ रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की एक ही ट्रीटमेंट है जो हमने सीखी है, इसको ऐड करना है इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का कहाँ पे लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अभी हम तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, लिहाजा ओपनिंग इन्वेंट्री की हमारे इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ड्राइंग्स पे आ जाओ। ड्राइंग्स हुई है जी हमारे पास 22,000 की। इक्विटी में हम, मुझे याद है कि लेस करते हैं ड्राइंग्स 22,000, वो मैं यहाँ लिख लूंगा। और अब मुझे पता है माइनस का साइन, माइनस के साइन की जगह ब्रैकेट्स का साइन लगाएंगे। तो ये 22,000 मैंने रिकॉर्ड कर लिया। किसी भी आइटम में किसी को मसला आएगा मुझसे पूछ लेना। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट है। हम आए नॉन करंट एसेट के सेक्शन में, यहाँ पे हमने लिखा, देखो फॉर्मेट बना होगा ना, सुकून से बस चीजें पुट करनी है। प्लांट एंड मशीनरी हम लिख लेंगे सिंपल 146,000। प्लांट एंड मशीनरी पोस्ट होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स 51,000 हमारे पास करंट एसेट है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल 51,000। ये भी पोस्ट। ट्रेड पेबल 42,000 क्या है भाई, क्या है? करंट एसेट के नॉन करंट एसेट के लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी है ये 42,000। यहाँ पे लिखेंगे जाके ट्रेड पेबल 42,000, ये भी लिख लिया। कैश 6200, कैश क्या है? करंट एसेट है। यहाँ पर हम कैश लिख लेते हैं 6200, कैश भी लिख लिया। कैपिटल 120,000, इक्विटी में लिख लेंगे 120,000। इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 16,000। इन्वेंट्री की दो ट्रीटमेंट्स हैं। पहली है कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करते हैं, दूसरी क्या है? करंट एसेट में ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो माइनस तब करेंगे ना जब आप एसओसीआई बना रहे होगे।
मगर करंट एसेट में तो ऐड करेंगे जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होगे। तो यहाँ पर ये देखो करंट एसेट्स में आएंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो मैंने अभी पहले बात बताई है, जो इन्वेंट्री बिक जाए वो एक्सपेंस, जो बच जाए वो एसेट। 16,000 मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का एसेट बना दूंगा। और नेट प्रॉफिट आ गया 79,200। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे मैंने 79,200 ऐड कर दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन देख ले और देखे मैंने कैसे फॉर्मेट में पुट किया है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन भी है और आपके सामने फॉर्मेट भी है। ये क्वेश्चन भी है और ये फॉर्मेट भी है, चेक कर लो। कोई मसला कोई परेशानी ना समझ आ रही हो कि फिगर कैसे है। अब आपने टोटल एसेट्स करने, टोटल एसेट्स कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 146,000 प्लस 51,000 प्लस 6,200 और प्लस 16,000, क्या आंसर आता है मुझे बताओ। 146,000 प्लस 51,000 प्लस 6,200 प्लस 16,000, चारों फिगर्स को, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को आप ऐड कर लोगे 219,200। चलो इसको लिख लेते हैं, 219,200। तो टोटल एसेट्स में मैं ये फिगर लिख लेता हूँ, 219,200। अच्छा जी, टोटल इक्विटी कितनी आती है, टोटल इक्विटी कैसे आएगी जी, इन तीनों फिगर्स को ऐड करके बता दो। 120,000 प्लस 79,200 लेस ड्राइंग्स माइनस 22,000, क्योंकि इक्विटी का फॉर्मूला था कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो 120,000 प्लस 79,200 माइनस 22,000, इक्विटी आ गई हमारे पास 177,200। अब इस 177,200 में जो नॉन करंट लाइबिलिटी कोई भी नहीं है और करंट लाइबिलिटी आपके पास है 42,000 के ट्रेड पेबल। इन दोनों को ऐड करो, 177,200 प्लस 42,000, 177,200 प्लस 42,000, इन दोनों को ऐड कर लो, 219,200, 219,200। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ली। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ, इसमें कोई मसला, इसमें कोई रौला, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन। सर। जी जी। सर ऊपर आपने, सर एसेट और यहाँ पे हमने जो लाइबिलिटीज का फिर अलग कॉलम बनाएंगे या नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अलग जैसे आप। कॉलम ऐसे ही जी। करना है जैसे बनाया है। अलग कॉलम नहीं बनाने की जरूरत, एक ही कॉलम में हमने ये किया है। देखो हमने ये एक ही कॉलम बनाया है और इसी में लिख जी। दिया, कोई मसला नहीं है। सेक्शंस अलग हैं वो तो पता चल रहा है, मेन हेडिंग्स हमने अलग लिखी है ना, एसेट्स की अलग हेडिंग डाली, फिर एसेट्स का टोटल कर लिया। टोटल के अंदर हाँ ये देखो, ये ऐसे ना एक बड़ी लाइन, दो नीचे डबल लाइन लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि अब यहाँ पे टोटल एसेट्स लो, यहाँ पे ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। फिर अगला सेक्शन इक्विटी का स्टार्ट हो गया और जब वो एंड हुआ तो हमने तब भी ऐसे ही किया। ठीक है, तो बस इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं और कोई अलग से दूसरा कॉलम बनाने की जरूरत तो नहीं है, एक ही कॉलम में करते जाएंगे। लाइबिलिटीज आएंगी 177,200 के नीचे जितनी लाइबिलिटीज आएंगी ऐड करते जाना और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज निकाल लेना। जी। यहाँ पे थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं मगर मैंने आपको ना सिंपल फॉर्मेट सिखाए हैं, अभी सिंपल फॉर्मेट सिखाए हैं ताकि मतलब गो अहेड तो मिले ना कि बनाते कैसे। हाँ इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा फैंसी कर सकते हैं मगर अभी मैंने सिर्फ आपको सिंपल फॉर्मेट सिखाए हैं। जी। ओके सर। ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम करेंगे। और कोई बात किसी बच्चे ने पूछनी है। ठीक है, समझ आ गई सबको। अब आपको पता है हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा सवाल करना है, हमने एक ऐसा, ये मैंने आपको घर से देना है। ये जो आपको सवाल नजर आ रहा है ना, एक्टिविटी नंबर 20, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लें सब बच्चे। एक्टिविटी 20 आप बच्चों का होमवर्क है
और वैसे तो बेहतर यही है कि एक्टिविटी नंबर 19 भी करना और 20 भी करना, ये सबसे बेहतर है, दोनों एक्टिविटीज करना ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। ये कंफ्यूजिंग हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए 19 भी करना और 20 भी करना। सही है। चलिए चलो, अब हम एक्टिविटी नंबर 22 क्लास में करेंगे। एक्टिविटी नंबर 22 हम अभी क्लास में करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी क्लास में मिल जाएगी। एक्टिविटी नंबर 22 की क्या रिक्वायरमेंट है? एक्टिविटी नंबर 22 की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 18 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th जून 18। अच्छा, ये एक बात याद रखना कि एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है ना, वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 दिसंबर को, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जरूरी नहीं होता कि कैलेंडर ईयर के साथ ही मैच करें, ज्यादातर केसेस में कर भी जाएगा, मगर जरूरी नहीं है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर एक ही हो। अगर एक साल के अकाउंट्स बनाने हैं तो वो हम फिर कोई भी डेट रख सकते हैं, भी आसानी के लिए समझ। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपने ईयर एंड की डेट लिखी हुई है वो रखी है 30th जून 2018, जिसका मतलब ये है कि इनका अकाउंटिंग ईयर अब एंड हो रहा है 30th जून 2018 को। इसका मतलब है ये स्टार्ट कब हो रहा होगा, कौन बताएगा? ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 12 मंथ्स बिफोर, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर में होते 12 मंथ्स ही। जून 17, वेरी गुड। 1 जुलाई 17 या को स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। 20 जून कैसे? 20 जून नहीं है, 1 जुलाई 17 से 30th जून 18 तक का ईयर है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब हमारा जो रेलिवेंट ईयर है, अब हमने याद रखना है हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई 17 को और हमारा ईयर एंड होता है 30th जून 18 को। सही है। अच्छा चलो, अब इस सवाल को जरा पढ़ लेते हैं। Following is the trial balance of Sophia Traders for the year ended 30th June 2018। इक्विपमेंट दिया हुआ डेबिट में, क्या है इक्विपमेंट, क्या है इक्विपमेंट? कौन सा डेट क्लिक में से किस कैटेगरी में आएगा? डेबिट पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डेड वाली कैटेगरी है, क्योंकि डेड वाली कैटेगरी के अकाउंट्स डेबिट पे लिखे जाते हैं, क्लिक वाली कैटेगरी के अकाउंट्स क्रेडिट पे। तो डेबिट पे लिखे गया है तो एसेट है। एसेट भी कौन सा है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। फिर व्हीकल्स आ गए, ये भी क्या हो गया? नॉन करंट एसेट। फिर हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री 1 जुलाई 17। 1 जुलाई 17 के बारे में मैंने कुछ बताया था अभी नीचे। 1 जुलाई 17 वो दिन है जिस दिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारे पास आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स। कैश एंड बैंक बैलेंसेस करंट एसेट। कैपिटल इक्विटी की आइटम है, ये पहले आइडेंटिफाई किया करना है, इक्विटी की आइटम है। ड्राइंग्स इक्विटी की आइटम है। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटी, याद करनी है, ये याद करनी है। अदर पेएबल्स करंट लायबिलिटी। सेल्स, इनकम, परचेज, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे। रिटर्न्स, ओ ये क्या है? ये क्या हुआ है? रिटर्न्स के आगे 950 डेबिट पे भी लिखा हुआ है, क्रेडिट में भी लिखा हुआ है, आप क्या करें? फंस गए हम। कौन बताएगा इसका जवाब? इसका जवाब कौन बताएगा? इसका जवाब उसको बताना चाहिए जिसने मुझसे ये स्पेसिफिकली पूछा भी था। तला ने कुछ हिंट दी है, यहाँ पर एक सेल रिटर्न है और एक परचेज रिटर्न है, एक सेल रिटर्न है, एक परचेज रिटर्न है। याद रखो
ये जो डेबिट पे लिख, सेल्स की नेचर होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होगी, डेबिट। सेल्स की नेचर अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न की नेचर भी क्रेडिट नहीं हो सकती, सेल रिटर्न की नेचर डेबिट थी। जो 950 लिखा हुआ है ना, ये 950 है बच्चों सेल रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न की नेचर डेबिट होती है। और ये जो 750 लिखा हुआ है ना, ये है हमारे पास परचेज रिटर्न। सही है। सैलरीज एंड यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंस। रेंट, रेंट अगर, रेंट क्या है, रेंट क्या है, रेंट क्या है, कौन बताएगा। इसका जवाब मैं सोच रहा हूँ, इसका जवाब मैं ले लूं मोहम्मद अहमद से, बड़े दिनों बाद आया आज क्लास में। सर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस। क्या है अदर अहमद, एक्सपेंस। तुम पिछले दिनों नहीं ना थे क्लास में। सर वो सैटरडे को नहीं था वो। देखो मुझे पता चल गया था। अच्छा क्या है अदर एक्सपेंस, यस। क्यों, ये इनकम भी तो हो सकती है, रेंट इनकम भी हमने पढ़ी है एग्जांपल्स में, ये इनकम क्यों नहीं हो सकती। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये इनकम है, अहमद नहीं पता, ये रेंट इनकम भी तो सर हो सकती है। इनकम भी हो सकती है, जैसे कि फ्रंट पे कोई जगह हो तो शॉप की या कोई, उससे जो रेंट आए। अच्छा चले जी, चले चले चले, आप कम सबको होती तो पता ये चल गया। क्रेडिट पे होती। कौन क्या बोल रहा है, ये अहमद कह, कौन कह रहा था ना, तुम आए हो इधर। जी सर। ओ भाई ये बाकी बहुत अच्छा किया था, ये बाकी सारे बच्चों का दिमाग क्यों नहीं यहाँ तक पहुंच रहा, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि अब तक यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रहे तुम लोग। तुम अगर ये लोग इनकम अगर होती तो क्लास सर साथ में, पे लिखी होती, क्रेडिट क्या पे। कह रहे हो, क्या कह रहे अगर हो। ये इनकम होती तो ये क्रेडिट पे लिखी होती, ये यस एक्सपेंस यस ही है। यस यस, ये अगर इनकम होती तो ये क्रेडिट पे लिखी होती, अगर ये इनकम होती क्रेडिट पे लिखा होता भाई। डेट का मतलब ये है कि यहाँ पे ड्राइंग एक्सपेंसेस और डेबिट्स के अकाउंट, ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट्स के अकाउंट्स आएंगे डेबिट पे, और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे सिर्फ कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम के अकाउंट क्रेडिट पे। अगर ये रेंट इनकम होती, अगर ये रेंट इनकम होता तो ये क्रेडिट पे लिखा होता, ये क्योंकि डेबिट पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये रेंट आपका एक्सपेंस है। गुड तलहा, छा गए हो तुम। वैसे बाकी रहमान ने भी बताया था, रहमान गुड, मगर ये कुछ बच्चों के गलत भी थे यार। इस पे आप लोगों ने जरा ना मेहनत करनी है रिवीजन्स पे। और ये चीज, ये जो हाजिर दिमागी और ये जो सारी चीजें ना, ये कैसे आएंगी, ये मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से आएगी और ये प्रैक्टिस से आएगी। ये सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं आएगी बच्चों, ये बात आप सबने याद रखनी है। एक दफा पढ़ने से नहीं आती, अकाउंटिंग भूल जाती है। इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, आपको आती हुई चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर ये एकदम चीजें आपको याद रहेंगी। अदर एक्सपेंसेस आ गए जी 480, अदर एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंस ही हो गया। ठीक है। इंश्योरेंस आ गया हमारे पास 300, ये भी हमारे पास अदर एक्सपेंस है। और अब आ गया आपके पास इंटरेस्ट इनकम और बैंक डिपॉजिट, और ये देखो ये इनकम थी ना, तो ये देखो लिखी भी क्रेडिट पे हुई है, ठीक। ऐसे पता चलता है। अच्छा चलो, अब हम सवाल कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 22, हमने करना क्या था, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। अब देखो यहाँ पे एसओसीआई की जगह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइनेंशियल पोजीशन ही लिखा हुआ है अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखते जाओ। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, कौन बताएगा। सबसे पहला काम, नेट सेल्स। और नहीं, सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट और सॉरी बनाएंगे। सर, अब देखो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, और ये मिनिमम फॉर्मेट है जो सवाल देखे बगैर बनाया जाता है। इसका मतलब है ये सेम रहेगा हर जगह पे, किसी भी सवाल में ये फॉर्मेट आप चिपका सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है फॉर्मेट का ये मकसद है। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट, वो होता है नेट सेल्स, उसमें से लेस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट।
उसमें ऐड करते थे अदर इनकम्स, लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। इसके बाद हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें पहला सेक्शन होता है आपके पास एसेट्स का। इसमें आप लिखते हो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर आप लिखते हो करंट एसेट्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं टोटल एसेट्स। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला सेक्शन बनाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। तो ऊपर ही कर लेते हैं, जगह बचाते हैं। फिर हम बनाते हैं अगला सेक्शन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। भाई मुझे फॉर्मेट याद है, मैं तुम लोगों के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट करना है। ये सोचो कि अगर सर हमारे बार बार फॉर्मेट लिख रहे हैं तो हमने भी लिखना है। सिर्फ तुम लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ फॉर्मेट, मेरे पास पीछे बने हुए हैं। फिर भी अगर आप लोग ना लिखें, मैं कहता हूँ कि ये ना कहें कि सर खुद तो फॉर्मेट छापते रहते हैं और हमें कहते हैं लिखने को, तो भाई ये लिखने से आएगी चीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम इक्विटी मेंशन करेंगे। इक्विटी आती है कैपिटल, उसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स, हमारे पास आ जाती है टोटल इक्विटी। इसमें हम ऐड करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, हम ऐड करेंगे करंट लाइबिलिटीज, हमारे पास फिर आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये है भाई मिनिमम फॉर्मेट जो आप दोनों को, आप सबको याद करना। ठीक है, एसओसीआई का और एसओएफपी का। ठीक है, ये मिनिमम फॉर्मेट है जो आप लोगों को याद करना है। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं आता, अगर आप ये नहीं बना सकते, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल ना सोचें करने का। ठीक है, तो अगर आप ये बना सकते हैं तो इसका मतलब आप सही कमाल दर्जे पे पहुंच गए हैं। आप सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो भाई, ठीक है, सबको समझ आ गई फॉर्मेट कैसे बनाए। चलो, अब सबसे पहले, अब बारी बारी एक एक चीज देखना और फॉर्मेट में फिल करते जाना। सबसे पहले लिखा हुआ है इक्विपमेंट 17,000 का। आपने बताया जी इक्विपमेंट 17,000 का क्या है, नॉन करंट एसेट। मैं नॉन करंट एसेट में आया, मैंने लिखा इक्विपमेंट और यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया 17,000। फिर मैं आया व्हीकल्स पे, व्हीकल्स हैं 3,000 के। मैं यहाँ फॉर्मेट में आया और मैंने यहाँ पे व्हीकल्स भी लिख दिया कितने, 3,000। फिर मैं आया इधर दोबारा, मुझे इन्वेंट्री पता चली, ओपनिंग इन्वेंट्री 5,500। ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या करते हैं अभी बताया, अभी पढ़ा आगे गया हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ
सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं क्या करूँगा, ये जो इन्वेंट्री लिखी हुई है 5500 की, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ब्रैकेट में प्लस 5500 लिख लूँगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। इसके बाद हमारे पास आ गए ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स 5350, ये मैं जाऊंगा इधर 5350 यहाँ से टिक कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर करंट एसेट्स में जाऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, और मैं लिखूंगा 5350। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 620 के, यहाँ आऊंगा करंट एसेट्स में लिखूंगा कैश एंड बैंक, और यहाँ लिख दूंगा 620। कैपिटल 20140, यहाँ पर आया इक्विटी में लिख दिया, कैपिटल लिखा हुआ था 20140। ड्राइंग्स 352, यहाँ पर आया ड्राइंग्स 352 माइनस कर देनी है। इसके बाद हम आ गए ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटी 3500, नीचे आया ट्रेड पेबल्स 3500, करंट लाइबिलिटी में लिख दिया ट्रेड पेबल्स 3500। फिर अदर पेबल्स भी करंट लाइबिलिटी है 1520, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अदर पेबल्स, अदर पेबल्स 1520, ये भी पोस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई मसला? सेल्स आ गई हमारे पास 32,350, सेल्स को मैं जरा इधर ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ 32,350, बताता हूँ क्यों। उसके बाद परचेजेस आ गई, परचेजेस आ गई जी हमारे पास 21,000, परचेजेस कहाँ पे ऐड होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, प्लस कर देंगे 21,000। अच्छा, उसके बाद रिटर्न्स आ गए, रिटर्न्स अब ध्यान से समझो बच्चों, सेल रिटर्न कहाँ से माइनस होगी, कौन बताएगा, सेल रिटर्न किधर से माइनस होगी? सेल रिटर्न नेट सेल्स में से माइनस होंगी, नेट सेल्स में से। ये जो आपने 32,350 लिखा है ना, इसमें से माइनस कर देंगे 950, सेल्स सेल्स लिखी थी उसमें से 950 माइनस हो जाएगा। और ये जो है परचेज रिटर्न 750, ये कहाँ से लेस करेंगे, ये कहाँ से लेस करें, ये परचेज में से लेस करना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस कर देते हैं, ऑटोमेटिकली परचेज में से भी लेस हो जाएगा, ऐसे ही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ही लेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली परचेज में से ही 21,000 में से खुद ही लेस होता फिरेगा, माइनस कर देंगे 750। नेट सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर दिया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, ये आप लोगों ने अब याद रखना। और अब ये जो है सैलरीज वगैरह ये सारे एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस हैं, तो एक मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, इधर मैं सारे अदर एक्सपेंस लिख देता हूँ। 2790 का सैलरी का एक्सपेंस आ गया, 1000 का रेंट एक्सपेंस आ गया, इसकी भी मैं लिस्ट बना सकता हूँ मगर फिर वो लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। 480 का क्वेश्चन, 480 का अदर एक्सपेंस आ गया, 300 का इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया, और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये तो अदर इनकम है 82, 82 में एक ही अदर इनकम है, तो मैं इसको मेन पे लिख देता हूँ 82 अदर इनकम है, और बाकी ये अदर एक्सपेंसेस हमने लिस्ट बना ली। तो अब मैंने, और फिर एंड पे आ गया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग 50, क्लोजिंग इन्वेंट्री 7400। क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या ट्रीटमेंट था, क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या ट्रीटमेंट था, अभी आज पढ़ा है, ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री के दो ट्रीटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इंक्लूड इन करंट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एक्सक्लूड करो और करंट एसेट्स में ऐड करो। तो ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ मैं यही काम करने लगा हूँ जो मैंने आपसे कहा था। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7400, यहाँ से माइनस करेंगे 7400 और हम इसको ऐड करेंगे, थोड़ा लाइट है इसको टास्क को, माइनस करेंगे 7400 कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, और करंट एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसमें यहाँ पर 7400 रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना।
एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूले में वैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते होते थे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आकर हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो है, हमने ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स लिखनी है। अब हमने ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट लिखनी है। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं, जब हमने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अब मुझे आप कैलकुलेट करते जाओ, चीजें बताते जाओ कि नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स कितनी है। 31,400। भाई इसको वेरीफाई भी करते जाए कोई बच्चा, ठीक है, जो मैं फिगर सीख रहा हूँ इसको वेरीफाई करता जाए कोई। कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,350, 18,350, और ये माइनस का करनी है, मगर माइनस की जगह हम यूज करते होते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स। यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे कि यानी कि इसमें से अब ये माइनस हो रही है, और ये लाइन लगाने का मतलब उसका रिजल्ट आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 31,400 माइनस 18,350, 13050। अब इसके अंदर एट अदर एक्सपेंसेस वैसे लिखवाना है, कितने आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हैं 27, 4570, 4570। ये आपने घर से दोबारा से करके आना बच्चों, याद रखना है जो क्लास में हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको आपने दोबारा से करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपने दोबारा से करना है, क्योंकि इसमें ना बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अदर इनकम में से अब अदर एक्सपेंस माइनस करना है, ब्रैकेट का साइन लगेगा यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा 13,050 प्लस 82 माइनस 4570। 8562। आपको पता है ये 8562 एक और जगह भी लिखा जाएगा, ये 8562 एक और जगह पे लिखा जाएगा, पता है आपको, कौन बताएगा। इस 8562 को एक और जगह पे भी लिखते हैं, गौर से देखो, गौर से देखो शीट पे। इक्विटी में, यस यस, ये देखो इक्विटी में भी नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट आया ना यहाँ, ये इक्विटी में भी तो लिखना है, यहाँ भी लिखेंगे 8562। और ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, 8562। चलो अब आ जाते हैं हम अपने, एसओसीआई बन गई, अब एसओएफपी पे आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टोटल एसेट्स, आप इसमें शशके भी मार सकते हैं, तो नॉन करंट एसेट का एक अलग टोटल बना लें, करंट एसेट्स का अलग टोटल बना लें, फिर सबका टोटल एसेट दिखा दें, तो ये शशके आप मार सकते हैं, मगर मैंने सिंपल फॉर्मेट बनाया ताकि आप लोगों को सिंपली बस क्वेश्चन करना तो आए ना एटलीस्ट, फिर आगे चलते जाएंगे। थर्टी थ्री थ्री सेवेंटी, 33,370। ठीक है जी, टोटल एसेट्स आ गए। टोटल इक्विटी क्या आती है हमारे पास, 2140 प्लस 8562 माइनस 352। ये हमारे पास आ गए टोटल इक्विटी 28, चेक करना जरा, 350। और अब हमने अगर टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज निकालनी है, तो टोटल इक्विटी में मजीद ये दो फिगर्स ऐड कर देंगे, 3500 और 1520, 48,350 प्लस 3500, 33,370। ये हम लोगों का सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे होता है कि टोटल एसेट्स जो होंगे, अगर आप कोई गलती नहीं करोगे, जैसे होता था ना ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता था, इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कोई गलती नहीं करोगे, तो आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के। कौन सी गलती नहीं करोगे, प्लस माइनस की गलती अगर आप नहीं करोगे। चलो जी, आज का इतना ही है काम।
बस जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं और जो मैंने आपको एक एक्टिविटी नंबर 20 दी है घर से करने के लिए, वो आपने सॉल्व करनी है। और ये एक्टिविटी 21 है गालिबन, इसको एक दफ़ा देखना, रिवाइज करना, 22 सॉरी। और इसको भी आप लोगों ने बगैर देखे सॉल्व करना है। मैक्सिमम इजाज़त फॉर्मेट देखने के, बाकी चीज़ों को खुद पुट करना है। सही है? अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। वैसे इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। अगर ये SSCI SOFP की बात किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। यानी कोई सवाल नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।